Okay, so I picked up some questions. First is simple IUPAC nomenclature. So longest chain, how many carbons? 10 carbons. It will be 1 CH2 4 मतलब 5 टोटल 5 कार्बन 6 6 7 यहाँ तक 7 होगा, उसके बाद यहाँ पे आओगे तो 6 7 8 9 and 10. 1 plus 4 5 6 7 8 9 and 10. तो ये होगा आपका longest chain. And then numbering will be from the left or right. 1 2 3 4 फर्क नहीं पड़ेगा ना सर राइट नहीं से नहीं 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 पड़ेगा राइट फर्क. राइट हाँ राइट 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 से होगा सर सर. मेरे में कुछ आया Numbering ही will be नहीं from the right side bottom. राइट राइट So this will be 1, ये 2, 3, this हेलो will be हेलो 4, 5, यहाँ पे 6 7 8 9 तक आएगा और ये 10. अब substituents are on fourth carbon which is methyl. 5 पे methyl है और 4 पे ethyl है. So the name will be बी B. 4 ethyl 4 5 dimethyl and decane as the parent chain. ठीक है. Next, which of the following increasing order is not correct as mentioned in the property with it? First, the thermal stability of oxy acid of करेक्ट chlorine. करेक्ट Correct. यहाँ पे thermal stability is related with Sayodi, the number Sayodi. of bonds. स्टेबिलिटी Number एसिडिटी of- इंक्रीजेस रुको ऑक्सीडेशन रुको janam wait. सॉरी The first thermal stability is proportional to the number of bonds present in the structure. So perchloric acid का structure is HOCl double bond O and double bond O. ठीक है. अब जैसे जैसे हम HClO3, HClO2, HClO पे जाएंगे तो this number of double bonds will decrease. तो उसकी stability भी increase होगी. So the first property is correct, thermal stability. In fact, oxy acids of chlorine में दो property important है, which स्टेबिलिटी एसिडिटी मैंने निमोनिक दिया था. Stability increases and oxidizing power decreases as the oxidation number of the chlorine increases. ठीक है. तो सबसे ज्यादा स्टेबल परक्लोरिक एसिड होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइपोक्लोरस एसिड होता है. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही है. The oxidizing property is highest for hypochlorous acid and that is correct. ठीक है. Reducing nature. Correct. Iodide is the strongest reducing agent followed by bromide, chloride and fluoride. ठीक है. और ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी है. Iodide is a good nucleophile. ठीक है. एंड ऑब्वियसली फोर्थ वाला ऑर्डर गलत है बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें तो फर्स्ट वाले का +7 है. 7 1 0 यहाँ पे +1 और ये 0 और ये -1. तो ऑर्डर गलत है. नेक्स्ट, coordination compounds के related, which of the following pairs of isomers is not correctly matched with its type of isomerism? First one, CONH36 with CrCN6 and the ligands are being interchanged. Are they coordination isomers? करेक्ट Yes, coordination isomers में ligands जो है वो interchange होता है. ठीक है. सी होगा. Yes. So ये तो करेक्ट ऑर्डर है. सेकेंड वाले में लिंकेज आइसोमर्स. लिंकेज आइसोमर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के लिए होता है. तो यहाँ पर आप देखो नाइट्रीटो है और ये नाइट्राइट है. जहाँ पे लिंकेज हियर इज विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन. तो यहाँ नाइट्रीटो N लिखते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ है तो नाइट्रीटो O लिखेंगे. ठीक है. तो दे आर लिंकेज आइसोमर्स. थर्ड में कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. नो, दीज आर नॉट कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. आयोनाइजेशन भी नहीं है ये. आयोनाइजेशन इनसाइड और आउटसाइड होता है वो इंटरचेंज होता है. सॉल्वेट तो Cl अंदर बाहर ही तो है. नहीं, ऐसा नहीं है. देखना ना. डी वाला देखो, दिस इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स जहाँ पे Br और Cl आउटसाइड और इनसाइड द स्फीयर जो है वो डिफर कर रहा है. यहाँ पे नंबर ऑफ H2O डिफर कर रहा है. तो ये सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर्स होंगे. तो Cl और H2O अंदर बारी तो कर रहा है इसमें भी. अरे बट H2O इज अ न्यूट्रल. हाँ सॉल्वेट हाँ सॉल्वेट हाँ ये सॉल्वेट होगा. तो हाँ. ये वाला करेक्ट मैच नहीं है. और डी में देखो आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऐसा होता है
Br और Cl जो है इनसाइड आउटसाइड इंटरचेंज हो रहा है। तो सर अगर एक ही Cl और Br एक्सचेंज हो रहा है एक डी वाले में ही, तो वो भी आयोनाइजेशन होगा ना? हाँ डेफिनेटली। Cl2 और Br अंदर होता, उसके बाद नहीं। यहाँ देखो अगर ये Cl2 Br दिया होता और यहाँ पर क्या होता, लेट्स से Cl Br और एक Cl बाहर चला जाता, तो भी वो आयोनाइजेशन आइसोमर्स होता। हाँ, बिकॉज आयोनाइज करने के बाद एक बार लिगेंड Br आयन माइनस जल। बाहर आ रहा है और दूसरी बार हाँ अंदर आ जाएगा। हाँ सर, ठीक है। Proteins are denatured in denaturation of proteins स्टमक। takes place in stomach because of acidic part pH equal to 2 present in it. और denaturation में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर वो हो जाता है। नहीं फर्स्ट सॉरी, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकेंडरी खराब हो जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर रिटेन रहता होता है है, और सेकंड थर्ड सेकेंडरी फोर्थ खराब टर्शियरी हो और जाता क्वार्टरनरी ये ब्रेक डाउन हो जाता है। है। प्राइमरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स, हाँ, वो सीक्वेंस। सीक्वेंस रहता है, बट जो कॉइलिंग और जो उसका बॉन्डिंग वाला पार्ट है वो सब ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। यस सर। 1, 2 and 3 are the three isotherms, तो बॉयल्स लॉ के रिलेटेड है, एंड टेम्परेचर विल बी इन द ऑर्डर। द प्रेशर ऑफ किसका ज्यादा क्या है? करते थे इसमें, कुछ कांस्टेंट लेते थे, प्रेशर ड्रॉ को कांस्टेंट स्ट्रेट लेना लाइन था। पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस, तो हमने यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट कर लिया, हाँ, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट जो है दिस विल करस्पॉन्ड टू, हायर वॉल्यूम हायर टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज योर V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3, बराबर। और अब अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस लिया, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया, तो प्रेशर कांस्टेंट करने पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाता है, टू ठीक है। तो यहाँ पर V1 ज्यादा है तो T1 भी ज्यादा होगा, सो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, हाँ, तो फर्स्ट EDG वाला का ज्यादा एनिलीन होगा। है और बाकी सब एनिलीन के डेरिवेटिव्स हैं। EDG का ज्यादा होगा। EDG सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इंक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ को, फोर्थ वाला ज्यादा होगा, फोर्थ वाला मैक्सिमम। फिर तो आप 3 सबसे पहले नाइट्रो जो है वो तो EWG है, 4 3 1। ठीक है। ये मिथाइल EDG है, मिथॉक्सी EDG है, और यहाँ पर नाइट्रो अगेन EWG है, बट दिस इज एट मेटा एंड दिस इज एट पैरा, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग EDG कौन सा है, मिथाइल का या मिथॉक्सी का, मिथॉक्सी। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग तो हो गया फोर्थ, 4 फॉलोड बाय फिर 3 फिर 1 फिर सादा एनिलीन, फिर अब सादा एनिलीन। सेकेंड और फिफ्थ में कौन सा हाँ, स्ट्रॉन्गर एक बेस मिनट होगा, सर, एक मिनट। तो सेकंड वाला क्यों, एसिडिक होगा सर, सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक होगा ना, पैरा पे एसिडिक कैसे होगा, NO2 पैरा पे वाला ज्यादा होगा क्योंकि मेटा अरे हम पे बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे हैं। तो कम बेसिक होगा। ऑप्शन नहीं है सर। पैरा पे -R भी होता है और -I भी होता है, लेकिन मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस लिखना गुनाह है, सो देयर विल बी ओनली द -I इफेक्ट। अब कलेक्टिवली -R एंड -I it will be a strong EWG, so strong EWG होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन मेटा पे उसका डिक्रीज कंपैरेटिवली कम होगा, कम होगा। so fifth will be a stronger base than the 5 second 2 one, this was very important। पहला 3 कंपैरिजन was okay, but जो लास्ट 2 कंपैरिजन है this is important। remember meta doesn't have the resonance effect, ortho and para will have। दूसरी बात, रेजोनेंस ऑर्थो या पैरा पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज रेजोनेंस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, बट जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, समझ में आ रहा है। इनफैक्ट ऑर्थो मतलब क्लोजर पोजीशन है तो इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा,
और पैरा पे इंडक्टिव कम हो जाता है। These are the different ways when you are comparing the isomers, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, ऑर्थो पे रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों होता है, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव होगा और पैरा पे अगेन रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों होता है। दोनों। समझ में आ गया? रिमेंबर दिस थिंग्स इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी है। हाँ, पर वो तो यहाँ पे एसिड तो में होता ऑर्थो है वाला ना। नहीं है, लेकिन जस्ट ऑर्थो इफेक्ट क्या था? जब एसिड्स में अगर कोई ऑर्थो पे कोई ईडीजी ईडब्ल्यूजी कोई भी लग जाए तो उसका स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है। हाँ, तो स्टेटमेंट था ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर ऑलवेज और एसिडिक more acidic irrespective of whether there is EDG और EWG। टाइप ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे पास बेंजोइक एसिड है और उसके 3 आइसोमर्स, लेट्स से कोई EDG या EWG सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है और तीनों आइसोमर्स है, तो ऑर्थो वाला सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। बाद में आपको मेटा और पैरा कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट व्हिच आई हैव डिस्कस्ड। ठीक है, और दूसरा ऑर्थो इफेक्ट में एनिलीन के लिए भी था, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स irrespective of EDG or EWG are always less basic. वीकेस्ट। हाँ, Ortho substituted benzoic acids are most acidic and ये least basic. So while comparing, always remember the concept of ortho effect with reference to benzoic acid or aniline comparison. Luckily in this option we didn't had the ortho वाला isomer, तो वो थोड़ा simple हो गया। अगर ortho होता तो फिर मान लो 6th में मैं ortho भी include कर दूं, तो उसकी पोजीशन सबसे लास्ट आएगी ना। सबसे एंड में। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन भी दे दिया तो वो लास्ट आएगा, लीस्ट बेसिक हो गया। समझा? तो उसमें आपको रेजोनेंस इंडक्टिव देखना ही नहीं है, सीधा सीधा ऑर्थो इफेक्ट लगा देना है। इज दैट क्लियर? यस। तो फॉर्मिक एसिड सबसे एसिडिक माना जाएगा ना फिर भी, अगर बेंजोइक एसिड का कोई डेरिवेटिव ऑर्थो इफेक्ट वाला लिया हो। बेंजोइक एसिड इज मच वीकर एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग है विद अ वेरी हाई Ka वैल्यू। ठीक है? यस। Next, there is an alkene with B2H6 THF followed by peroxide in alkaline medium. Which reaction is this? Sorry, CH2OH. Hydroboration oxidation. हाइड्रोबोरेशन Oxidation. Oxidation. HBO reaction है ये। तो HBO में we have to indirectly apply the anti-Markovnikov's rule. Actual anti-Markovnikov's नहीं है, बट शॉर्टकट तरीका क्या है, हम बोलते हैं इट इज एन इनडायरेक्ट एंटी MR एप्लीकेशन। तो यहाँ पर H आएगा इधर और OH आएगा इधर, एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज ऑप्शन C। ठीक है, और ये काफी अच्छा एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द कन्वर्जन ऑफ अल्कीन टू अल्कोहल्स वाया 3 रिएक्शंस। 3 अलग अलग रिएक्शंस है। पहला एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ACH। Oxymorphoration. What would be the product? CH पे OH आएगा। गलत पीएच पे होता है गलत। शिफ्टिंग होएगा। Sorry, C पे OH आएगा। रीअरेंजमेंट होगा। Rearrangement. एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन फॉलोज द Tertiary. इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। सो यहाँ पे अपना सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा जो रीअरेंज करेगा इनटू अ टर्शियरी कार्बोकैटायन बाय अ मिथाइल शिफ्ट, एंड देन यहाँ पे आपका OH लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ टर्शियरी अल्कोहल। दूसरा, अगर OMD हो, Oxymorphoration, डीमर्क्यूरेशन, without shift नहीं होगा। सिंपल MR विदाउट रीअरेंजमेंट। तो जो CHOH वाला कंपाउंड आएगा वो OMD में आता है।
तो यहाँ पे CHOH डायरेक्टली लगेगा विदाउट रीअरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट. तो ACH So this particular alkene is the best to understand ACH, which gives a tertiary alcohol, OMD, which gives a secondary alcohol, and HBO, which gives a primary alcohol. प्राइमरी. Yes, पाशो बोलो. ACH क्या है? Acid Acid catalyzed catalyzed hydration, hydration. H3O plus लिखते हैं ना. हाँ हाँ हाँ. Conc H2SO4 followed by hydrolysis, boiling. ठीक है. Next, phenol associates in benzene to a certain extent to form dimer. A solution containing 2 into 10 raised to minus 2 kg of phenol in 1 kg of benzene has its freezing point decreased by 0.69 Kelvin. The degree of association of phenol is Kf for benzene is given. मतलब अल्फा आई ढूंढना है. ढूंढेंगे अल्फा. फर्स्ट स्टेप में आई ढूंढेंगे. आई के एफ तो एम. आई ढूंढने के लिए डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू छोटू m. डेल्टा TF डिक्रीज बाय 0.69 दिया है. आई ढूंढना है. KF इज 5.12 फॉर बेंजीन एंड मोलैलिटी 2 into 10 raised to minus 2 kg of phenol, मतलब 20 ग्राम ऑफ फिनॉल हो गया अपॉन फिनॉल का मोलर मास 78 प्लस 16 94 हो जाएगा. समझा. इंटू 1/1 kg ऑफ बेंजीन दिया हुआ है ऑलरेडी. ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे I comes out to be 1.09. अब एसोसिएशन के लिए I is equal to 1 minus अल्फा प्लस अल्फा बाय एन. हाँ 1.09 कैसे आया? I कितना आ रहे हैं. सॉरी 1 थोड़ी आएगा सर. 1 से कम होना चाहिए ना. सॉरी एक खुश क्यों बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है. हेलो. हाँ सर बोलो. हाँ तो 0.63 के आसपास आता है. सॉरी. ठीक है. 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय डाइमर है तो 2. ट्राइमर दिया होगा तो 3 लेना है. यहाँ एंडेस जो है that depends on dimer trimerization. ठीक है. So 0.63 equal to 1 minus alpha by 2. Therefore alpha by 2 is 0.37. Alpha is 0.74. So approx 74% is the answer. Clear? Which of the following is not correct for ideal gas? म्यूट करो प्लीज. जब आंसर करना है तभी अनम्यूट करके बात करो प्लीज, अदरवाइज डिस्टर्बेंस आ रहा है. हाँ. Which of the following is not correct for ideal gas? The first is change in internal energy with change in volume at a constant temperature. करेक्ट है सर. करेक्ट है. टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा. तो अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसका चेंज विल बी इक्वल टू 0. सो दिस इज करेक्ट. Then change in enthalpy with change in pressure at a constant temperature. Is enthalpy related with temperature? Yeah, delta U plus NGRT. H is equal to U plus PV and PV को हम यहाँ पर RT रख सकते हैं. ठीक है. In fact, enthalpy जो है that is also a function of temperature and there is a direct proportion. मतलब अगर temperature constant है तो enthalpy भी constant ही रहेगा. So again the change will be equal to 0. ये भी correct है. फिर change in temperature at a constant enthalpy with change in pressure. Second and third, B और C option, are they similar? पहले मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, एंथैल्पी का वेरिएशन देख रहे हैं. अब एंथैल्पी कांस्टेंट रखा तो चेंज इन टेम्परेचर 0 ही होगा. ये भी करेक्ट है. फिर चेंज इन प्रेशर विद चेंज इन टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. सो वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर प्रेशर एंड टेम्परेचर
PV equal to nRT के हिसाब से देखे तो they are directly proportional for 1 mole. तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्रेशर भी चेंज होगा, और अगर वो चेंज होगा तो उसका चेंज 0 नहीं हो सकता. सो दिस इज नॉट करेक्ट, मतलब दिस विल बी द आंसर. समझ में आया? सर पर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी पूछा है ना. हाँ, तो टेम्परेचर volume चेंज करने पर प्रेशर चेंज होगा कि नहीं होगा? और अगर अरे प्रेशर पर चेंज हो रहा है तो उसका चेंज 0 नहीं होगा ना. सी सिंपल डेल्टा है, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. हाँ इफ सही यू है चेंज द टेम्परेचर प्रेशर विल आल्सो चेंज. अगर वो कांस्टेंट रहता तो फिर ये वाला रिलेशन सही होता ना. डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कांस्टेंट रहेगा, जीरो नहीं रहेगा. हाँ, नॉन जीरो होगा, इसीलिए तो ये नॉट करेक्ट हुआ ना. हाँ नोट कर. हाँ, नॉट करेक्ट पूछा है अपने को. हाँ ए बी सी वाले ऑप्शंस करेक्ट है. ठीक है. ओके. Yes, sir. Next, among the following series of transition metal ions, the one where all metal ions have 3d2 configuration is 3d2. तो टिटेनियम. हाँ टिटेनियम प्लस 3 है बराबर. टिटेनियम क्या होता है? एक मिनट. 3d2 होता है. 3d2 4s2 4s2. ti उसका plus 3 प्लस 3d1 होगा. ti plus 2 होना चाहिए. तो ti प्लस 2 कोई ऑप्शन में है? हाँ डी. फोर्थ में. फोर्थ हाँ, में. बाकी मतलब ऑप्शन fourth में. वेरीफाई अच्छा, कर लो. वनेडियम का 3 प्लस 3d3 3d3 4s2 2 निकाल 3 हो गया. निकाला 3d2 हाँ. कॉन्फ़िगरेशन आएगा. हाँ सही है सर. क्रोमियम 4 प्लस बी 3d2 देगा. Mn5 प्लस भी 3d2 देगा. ठीक है, दैट कैन बी वर्कड आउट. ओके. यस सर. Yes, sir. Next, if the equilibrium constants of the following equilibria SO2 plus half O2 giving SO3 and twice SO3 giving twice SO2 plus O2 are given by K1 and K2 respectively, which of the following relation is correct? हाँ 1/k1 square is equal to k2. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया है. अब इसमें क्या किया है, रिएक्शन को रिवर्स किया है और मल्टीप्लाई बाय 2 किया है. तो रिवर्स करने पर रेसिप्रोकल हो जाता है और मल्टीप्लाई करने पर रेज टू दैट पावर हो जाता है. तो रेसिप्रोकल का स्क्वायर वुड बी द रिलेशन बिटवीन K2 एंड K1. आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है. Which of the following is an optically active compound? 2-chlorobutane. 2-chlorobutane, which is sec-butyl 2 chloride. chlorobutane. सबसे पहला एग्जांपल जो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए किया था. This is good question. Which one of the following product is formed when calcium salt of adipic acid is heated? Now, before you answer this, I'll just discuss about the heating of dicarboxylic acids. Dry distillation. हाँ सर CaCO3 निकलता है. ड्राई डिस्टिलेशन हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए किया था, बट हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा वेरिएशन है. फर्स्ट वाला, इफ आई टॉक अबाउट COOH का हीटिंग, CO और H2O निकलता है ना. इफ यू हीट विद द concentrated H2SO4 तो यहाँ पे CO, डिहाइड्रेशन CO2 होगा. तो यहाँ CO और डिहाइड्रेशन CO2 और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों होता है, गिविंग यू मोनोऑक्साइड CO भी मिलता प्लस है. CO2 एंड H2O. ठीक है. उसके बाद अगर मेरे पास CH2 COOH और COH मेलोनिक है, हीट करने पर CO2 निकलेगा, H2 निकलेगा नहीं, और सिर्फ CO2 निकलेगा और ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है. और मीथेन बनेगा. मीथेन नहीं, एसिटिक एसिड बनेगा भाई. एक COH का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, ओनली वन COH का डीकार्बोक्सिलेशन. केस 3 मेलोनिक के बाद आता है सक्सिनिक एसिड CH2 CH2COH and CH2COH.
इसका हीटिंग क्या देता है? CO2 दो निकल जाए। वापस एक ही CO2 CO2 एक ही निकलेगा। इसमें भी एक ही निकलेगा एंड दिस विल गिव यू प्रोपेन तो प्रोपेनिक एसिड, प्रोपेन वन प्रोपियोनिक एसिड, एसिड प्रोपियोनिक एसिड। CH3CH2COH। अब आगे वाले एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है। वी हैव CH2CH2COH एंड CH2COH। दोनों निकलेंगे। अभी दोनों निकलेंगे, रिंग फॉर्मेशन होगा शायद। एक CO2 निकलेगा और एक H2O निकलेगा। एक CO2 और एक H2O। सो अगर H2O निकाला और CO2 निकाला, क्या मिल रहा है? CO2 डबल बॉन्ड CO ये It डबल will बॉन्ड give you a 4-membered cyclobutanone. फोर 4-membered cyclobutanone मिला, right? But that is not a stable compound, 4 रिंग वाला। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के हिसाब से डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन दोनों साथ में नहीं होता है। इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ डिहाइड्रेशन होता है and CO and CO get shed by the oxygen to form अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड बनता है। यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH2 6-membered ring अनहाइड्राइड बनता है। समझा? तो याद रखना ग्लूटेरिक एसिड का heating will give you a 6-membered ring anhydride. Now comes your adipic acid. इसमें दोनों निकलेंगे। अब एडिपिक एसिड में अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो कितने मेंबर्ड का रिंग बन रहा है? डिहाइड्रेशन करूँ तो 6 मेंबर स्टेबल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग बनेगा। ऑक्सीजन तो इसीलिए यहाँ पर हीट करने पर एडिपिक एसिड के केस में H2O और CO2 दोनों निकलेंगे। CO2 दोनों निकलेगा और दोनों निकलने पर ये देगा आपको 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग साइक्लोपेंटेनोन। यस सर। These things are to be remembered, काफी important है ये। You've given this to us in our notes, I think so. हाँ सर किया ये। हाँ, लेकिन ये याद रखो, भूल सकते हो। Especially glutaric acid gives you anhydride and adipic acid gives you cyclopentanone. याद रख लो ये। और उसके पहले वाले सिर्फ डीकार्बोक्सिलेशन करके करस्पॉन्डिंग मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। ठीक है, और फर्स्ट वाला तो अपना ऑक्सैलिक एसिड सिंपली CO, CO2 और H2O देगा। एक सिंपल समरी है हीटिंग ऑफ डीकार्बोक्सिलिक एसिड टू बी रिमेम्बर्ड। तो एक क्वेश्चन नहीं, मैंने मल्टीपल यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, तो कोई भी क्वेश्चन आए इसके रिलेटेड यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट। मिस्टेक नहीं करना इसमें। So can you use a different ink color because green पे ये बराबर। सर येलो करो यूज। आप कुछ यूज करो ना। हाँ ठीक है। हाँ, very tough question. Which one of the following represents smallest quantity? Oh my God, बाप रे। फिर भी टाइम लग रहा है, बोलो। सर एडवांस क्वेश्चन है। एडवांस के भी ऊपर है ये तो। बोलना फिर आंसर बोल। 1.85 into 10 raised to minus 6। C बोल रहा है हार्दिक। 1.50 into 10 raised to minus 9। अच्छा ए है ना? नैनोग्राम ना ये, इसको अगर आप स्टैंडर्ड नोटेशन में भी लोगे। 1.85 into 10 raised to minus 6। ऐसे सिंपल क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करो तुम लोग। तो किधर किया? 10 raised to B वाला 10 raised to minus 4 स्टैंडर्ड है। C वाला ये होगा 10 raised to minus 9 -3 ग्राम हो जाएगा। और ये भी 10 raised to -3 ग्राम। C और D तो सेम है, सबसे छोटा वाला क्वांटिटी ऑप्शन ए होगा।
A. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। रिएक्शन कौन सा है? Twice of DCDO with OH minus. Cannizaro's reaction है। अब हमें पता है Cannizaro's is a self redox reaction which gives you salt of the carboxylic acid and a primary alcohol. ठीक है। अब यहाँ पर जो अल्डिहाइड दिया है फॉर्मल्डिहाइड, उसमें H की जगह D दिया है, और जो अल्कली दिया है उसमें OH निगेटिव दिया है। हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है यहाँ पर। तो इसमें जो अल्कोहल का H आता है वो OH से आता है, अल्कलाइन मीडियम से, और बाकी जो H आते हैं वो सारे के सारे फॉर्मल्डिहाइड के हाइड्रोजन से आते हैं। तो ठीक है। वापस देखो अगर फॉर्मल्डिहाइड होता है, सुनो, एंड इफ यू टेक द अल्कलाइन मीडियम, it gives you HCOO negative format and HCH2OH। ठीक है। तो ये जो H, ये H और ये सॉरी, ये जो दो H आते हैं, ठीक है, ये सारे आते हैं आपके फॉर्मल्डिहाइड से, और जो ये हाइड्रोक्साइड का H आता है दैट कम्स फ्रॉम द अल्कलाइन मीडियम। अब कोई भी कॉम्बिनेशन दिया तो आ जाना चाहिए। इफ आई हैव DCDO with OH negative, खाली आपका अल्कोहल में H इधर से आएगा, तो पहला प्रोडक्ट होगा DCO negative एंड सेकेंड होगा CD2OH, that CD3OH. The answer will be option D. Clear? Cannizaro's का हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म याद हो तो ठीक है, नहीं तो सिंपल याद रखो कि the H in the formate and the alcohol except the H comes from the reactant itself, and खाली हाइड्रोक्सी का जो H आता है अल्कोहल का वो अल्कलाइन मीडियम से आता है। तो यहाँ OD माइनस दिया होता तो ये D हो जाता। समझा? Yes sir. Which of the following exhibits aromaticity by using Huckel's rule? अरे पहला वाला, is it aromatic? सर बी हाँ B वाला आंसर B है, वाला क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 12 हो जाएगा। 12 नहीं होगा वो। सी में 12 4 के होंगे, लिए डी में भी ऑब्वियसली 4 वो होंगे। हकल्स रूल फॉलो नहीं करेगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साइक्लिक प्लेनार हकल्स रूल सेटिस्फाई करता है। यस ये माइनस है मतलब 1 लोन पेयर भी रहेगा, मतलब 4 हो जाएगा, नहीं करेगा, तो ये भी फॉलो नहीं करता, और ये एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल है। हाँ 4 है। समझा? ये भी इनफैक्ट A, C और D all the 3 were anti aromatic. ऑल ऑफ 4n। Only B was aromatic by Huckel's rule. Next, order of reactivity of halides in the formation of Grignard is आयोडाइड सर, आयोडाइड पहले आएगा। IBC. आईबीसी। Order is IBC. Next, the ionization enthalpies of second period elements vary with atomic numbers as given. Second period का ionization enthalpy, हाँ। Answer in previous question for you. Okay sir. Halides का order of reactivity is always IBC ना? आईबीसी। Ci is weaker bond, तो reactivity उसका ज्यादा होगा। Okay. Yes, second period का ionization enthalpies दिया है, जिसमें C और F देखो रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ तो बोरॉन सी इज तो एलिमेंट्स प्रेजेंट एट पॉइंट्स B एंड E पूछा है। B will be बेरिलियम। boron is nitrogen। Answer is beryllium and nitrogen. D। I'll just discuss this part. अपना second period elements का ionization enthalpy is very important order. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. As per the regular trend from left to right, the I should go on increasing. So LiBe में Be ज़्यादा है, but beryllium के लिए because of filled configuration 1s2 2s2, it will require more energy to ionize. फिर boron, carbon, nitrogen तक बराबर follow होता है,
अगेन Again, नाइट्रोजन half ऑक्सीजन filled, में नाइट्रोजन ज्यादा है half और filled, फिर half फ्लोरीन की filled, तरफ ज्यादा, और यहाँ पे रीजन है हाफ फिल्ड, half filled argument. 2s2 2p3 वाला कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आपको सेकेंड और उसके बाद वाला एक्सेप्शनल एलिमेंट पूछा था ई पे, दैट इज बेरिलियम एंड नाइट्रोजन, और सेम ट्रेंड थर्ड पीरियड में भी फॉलो होता है, एग्जैक्टली सेम ट्रेंड। हाँ सर. ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। Magnesium also. Magnesium aluminum. The structure of the compound that gives a tribromo derivative on treatment with bromine water is, तो ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव फिनोलिक कंपाउंड देता है ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ट्राइब्रोमो देने के लिए उसके कौन सी पोजीशंस फ्री होनी चाहिए? ये वाला सर. ऑर्थो ये वाला दोनों ऑर्थो और एक पैरा। ये सर. ए बी अल्कोहल है तो ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव देगा ही नहीं, सी में ऑर्थो ब्लॉक्ड है और डी में पैरा ब्लॉक्ड है, खत्म। नेक्स्ट, two solutions of X and Y electrolytes are taken in 2 beakers and diluted by adding 500 ml of water. Lambda m, that's molar conductivity of X, increases by 1.5 times while that of Y increases by 20 times. What could be the electrolyte X and Y? Lambda m is डी है क्या? डी है सर. डी है क्या? D नहीं है। lambda m is 1000 वहाँ kbs. इंक्रीज बाय 20 टाइम्स. अच्छा. Lambda is inverse to concentration. अल्फा नहीं, अल्फा अल्फा लैम्डा क्या था? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा, लैम्डा नॉट ना. Not minus a वो root तो c. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो गया। जनरल अपना रिलेशन क्या है? 1000 K by C, 1000 by c. या फिर 1000 kV भी लिख सकते हैं। मतलब इट इज इनवर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन। तो डाइल्यूट करने पर ऑब्वियसली लैम्डा एम बढ़ता है, और वो दिया है उन्होंने कि लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है, बट क्या दिया है कि एक केस में इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड बाय 1.5 टाइम्स और दूसरे केस में 20 टाइम्स बढ़ रहा है। दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग होगा ना शायद. अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिसोसिएशन ऑलरेडी ज्यादा है, तो डाइल्यूशन करने पर काफी फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं पड़ेगा। बट अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डाइल्यूशन करने पर ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो 1.5 टाइम्स मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, तो दिस हैज टू बी व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड 20 टाइम्स मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस आया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। सो स्ट्रॉन्ग वीक का कॉम्बिनेशन बीबी इज ऑप्शन बी। समझ में आया? काफी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। Strong electrolyte is already dissociating to a greater extent. So on dilution, the lambda m ka increase will not be very high, but for weak electrolyte, it will be very, very large increase. During adsorption, the change in enthalpy is negative. We know that adsorption is an exothermic process, so delta H negative होता है। अब पूछा है the magnitude of negative value goes on increasing, decreasing, remains same, या first increases and then decreases? like goes on like trend किसके respect में with respect to temperature? With respect to time, time सोचो। Time. First increase तो होगा सर. नहीं सर, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग सर गोज ऑन क्योंकि डिक्रीजिंग एब्जॉर्ब कम होता, टाइम के साथ साथ एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा ना, तो डेल्टा एच भी कम फेस होता बचेगा ही नहीं। सबसे पहले इनिशियली जो है एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा होगा ना, एंड अगर केमिस ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इनिशियली जो एब्जॉर्प्शन होगा दैट विल बी हैविंग अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। अब जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा क्या होगा? द डेल्टा एच नेगेटिव विल गो ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज बॉन्ड बनने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा ना। अगर ये टेम्परेचर के साथ दिया होता तो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस डिक्रीज ही होगा एंड इट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा द डेल्टा एच का नेगेटिव वैल्यू मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा।
तो दोनों तरीके से वही आंसर है, तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इथेनॉल एंड फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय FeCl3 CL3 और I2 even I2NOH, even I2NOH, I2NH both B and C. दोनों both FeCl3 will give the test for phenol. Phenol. aqueous neutral I2NOH FeCl3 वायलेट ethanol. कलरेशन देता है फिनॉल के लिए, और आयोडोफॉर्म टेस्ट इथेनॉल देगा, ethanol देगा। तो आंसर विल बी both. Which transition in the hydrogen atomic spectrum will have the same wavelength as the transition n equal to 4 to n equal to 2 of He plus spectrum? क्या करते हैं हम? R ठीक है सर, बता दे सर, R into R into 1 square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. हाइड्रोजन के लिए ट्रांजिशन देखना है, और हीलियम का ट्रांजिशन दिया है, तो R into 2 square 1 by 2 square minus 1 by 4 square. इसको रिजॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 by 1 square minus 1 by 2 square. कंपेयर करो तो n1 1 आएगा और n2 2 आएगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए वेवलेंथ विल बी सेम फॉर द ट्रांजिशन 2 to 1. ठीक है, next, in the following Ellingham diagram x, y and z represent graph for metal oxides. Select the correct option. Y will reduce X, Y will reduce X, sir. Y will reduce oxide x. क्या रूल था इसमें? Sorry, मैंने नीचे वाला ऊपर ही करता है। ज्यादा ऊपर होता है वो X will reduce Y, lower reduces higher. reduces higher. कॉन्सेप्ट पता हो ना हो, ये शॉर्टकट ट्रिक तो पता होना ही चाहिए। और ये मैंने बोला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जैसा ही रूल है, लोअर डिस्प्लेसेस अपर, वैसे लोअर रिड्यूसेस हायर। ठीक है, तो y will reduce z is the first option correct? Yes, sir. y will reduce oxide z, yes. ठीक है, बाकी में देखोगे तो y will reduce oxide x, no, क्योंकि अपर और लोअर वाला है, और सेम चीज C और D के लिए वैलिड है, तो वो तीनों करेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, qualitative analysis. A salt on treatment with dilute HCl gives a pungent smelling gas and a yellow precipitate. The salt gives green flame test and a yellow PPT with potassium chromate. So the salt is NaSO4. सबसे पहले एक सॉल्ट है, या तो वो सल्फेट हो सकता है या फिर H2O3. What is this anion called? Hypo ना? Hypo कहाँ से? अरे Na2S2, अच्छा Na2SO3. हाँ, तो that is थायोसल्फेट। तो सल्फेट और थायोसल्फेट ये दो अनाइंस दिए हैं, और कटाइन में अपना निकल है, बेरियम है, लेड है और कॉपर है। ठीक है, सबसे पहले बोला है कि एक सॉल्ट का ट्रीटमेंट किया गया है विद डाइल्यूट HCl and it gives a pungent smelling gas and a yellow precipitate. तो सल्फेट से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे, will you get any pungent smelling gas? No, sir. No, sir. सल्फेट ऑलरेडी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, थायोसल्फेट में ये +2 में होता है ना, और ये ब्रेक डाउन करके आपको SO2 गैस दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पंजेंट स्मेलिंग गैस नहीं मिलेगा, मतलब अनायन जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट से कंफर्म हो जाता है, एंड दैट कैन बी ऑप्शन बी या सी। अब येलो प्रेसिपिटेट देता है, तो यहाँ पर अगर हम प्रेसिपिटेट की बात करें तो कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आगे देखो तो सॉल्ट गिव्स अ ग्रीन फ्लेम टेस्ट। ग्रीन फ्लेम टेस्ट कौन से कटाइन का है? बस, तो आपको बाकी प्रेसिपिटेट का कलर ना भी पता हो तो आई थिंक 2 हिंट्स आर सफिशिएंट। एक तो डाइल्यूट HCl वाला हिंट है जो पंजेंट स्मेलिंग गैस दे रहा है, और दूसरा ग्रीन फ्लेम टेस्ट
इससे आप कटायन क्लियरली डिटेक्ट कर सकते हो। बेरियम। तो बेरियम कटायन भी अगर स्ट्राइक हो गया तो भी आइदर वेज आपका आंसर बी होता। कोई भी एक चीज स्ट्राइक होनी चाहिए थी। यस सर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, what type of metal is used? कॉपर कॉपर कलर ही नहीं दिखता है। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, कॉपर, बैटरीज, जिंक जिंक जिंक, वाटर पाइप्स, स्टील कास्ट आयरन कास्ट आयरन और गैस स्टोव में स्टील। एक में ये 3 है, उसमें आंसर है। हाँ, एक में 3 था तो आंसर डी है। नेक्स्ट, an organic compound A having molecular formula C2H3N, किसका molecular formula है ये? अमाइन का नहीं है। अमान नहीं है, 2n+3 अमाइन होता है। CnH2n+3n। अमाइन तो नहीं है। और अगर आप साइनाइड देखो, सर can this be a cyanide? यस ये साइनाइड है, साइनाइड। और एसीटोनाइट्राइल कौन सा साइनाइड है? हाँ सर, एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल कंफर्म है? हाँ। चलो, एसिटोनाइट्राइल ऑन रिडक्शन गिव अनदर कंपाउंड बी। बताओ रिडक्शन क्या देगा? CH2NH2 प्राइमरी अमाइन मत बोलो, अमाइन मत बोलो, प्राइमरी primary amine. So if your cyanide is RCN, the primary amine will be RCH2NH2. Upon treatment with nitrous acid, B gave ethanol. ये तो confirmation है ना? Distinguishing test between primary, secondary and tertiary amine. So this gives you ethanol, correct. On warming with chloroform and alcoholic KOH. Sorry, यहाँ पे B कंपाउंड की बात है। बी दे रहा है। वो तो आइसो हॉफमैन्स कार्बाइलामाइन टेस्ट ही है NC हाँ कार्बाइलामाइन है ना, हॉफमैन्स कार्बाइलामाइन टेस्ट। तो अगर प्राइमरी अमाइन RnH2 है तो NC वाला कंपाउंड देता है। So the answer is the compound C is option C कंपाउंड पूछा है। अगर C पूछा है, ये कंपाउंड A होगा, C is NC। ठीक है, ये अपना B होगा, इथेनॉल को कुछ नहीं बोला उन्होंने, और ये C होगा। क्वेश्चन बराबर से पढ़ो, कुछ भी मत मार्क करना। Next, match the plots given in list 1 with their slopes given in list 2 and select the correct answer. C versus time for zero order. बताओ how to plot. क्या पूछा है? स्लोप क्या पूछा है? स्लोप कंपेयर करना है। Concentration versus time for zero order. हाँ, the dA by dt is k constant और is in a straight line. जीरो माइनस के। -k मैंने आपको ग्राफ्स के लिए हमेशा मैथमेटिकल इक्वेशन को रिलेट करने बताया है। dA by dt जीरो is ऑर्डर के लिए constant, वी minus हैव k AT equal to minus KT plus A0. plus A0. So when you plot concentration versus time, it will be a straight line with a negative slope and the intercept of A0. So the slope for this is minus K. Next, log the concentration versus time. -k by 2.30. ये तो सीधा सीधा मतलब ऑप्शन देखकर समझ में आता है। तो log concentration to the base 10 है, क्योंकि 2.303 आ रहा है ना। अगर to the base E दिया होता तो it would have matched with minus K। मैंने क्या बोला था? log to the base E होगा तो 2.303 को उड़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है एक्चुअली, स्पेसिफिकली ये बेस 10 होना चाहिए यहाँ पर, वरना दो ऑप्शन फिर एक साथ मैच करेगा क्या? फिर माइनस DC by dt मतलब रेट हो गया ना। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर कांस्टेंट होगा ये तो। कांस्टेंट होगा तो स्लोप जीरो एंड log ऑफ सॉरी अब ln दिया है, ln मतलब टू द बेस E,
हाँ तो ये भी ये नेचुरल लॉग हो गया ना. तो ln of rate versus ln of c. Now we know that rate is equal to k times the concentration. इसका अगर log लेंगे तो ln of the rate मतलब minus dc by dt will be equal to k into ln of the concentration. Sorry, ln k plus होगा ना. ln k ln k plus ln a. ln k plus ln of concentration, that is हाँ. तो अब slope यहाँ पे unity आएगा. 1 आएगा. Best way to solve this question is to write the mathematical equation and relate it with y equal to mx या y equal to mx plus c. So p was matching with 3, then q 3, was 4, matching 2, with 1. 4, 3 4 मतलब option b. तो b. तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या था? कौन सा वाला? बहुत सारे इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के. A equal to A naught e raised to minus t by Minus. a हाँ, equal right. to 2.303 by time into log to the base 10 a a naught by naught by 80. 80. इसी के तो न्यूमेरिकल्स किए हैं हार्दिक. हाँ भूल गया था. अरे सीधा रेडियो एक्टिविटी का ही वो अरे है. इसको not कैसे LN बोल वाला. सकते हो? at equal to a naught e raised to minus Minus kt. KT. हाँ ये पता है. हाँ अरे तो इसी से फिर N is यहाँ equal तक to आए M हम not लोग. E raised to log minus lambda t. A. And radioactive Next, decay next. follows first order kinetics. Yes. Decreasing order of boiling points. H2 तो हाँ maximum सर. होगा वो H bonding की तो मैक्सिमम वेट हाँ NH3 कम रहता है SBH3 से. PH3 सबसे कम होगा PH3 सबसे कम होगा, NH3 PH3 से ज्यादा होगा, पर SBH और SBH3 ज्यादा होगा NH3 से. C सर C. C है सर. C है सर. तो वाटर के अलावा ग्रुप 15 के Exception. हाइड्राइड्स का Exception. बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इज Exception. BiH3 and SbH3 के वैंडर वॉल्स डोमिनेट ओवर द एज बॉन्डिंग ऑफ अमोनिया. 3. And then we have arsine and then phosphine is the last. हाँ. Group 16 का boiling point H2O max followed by T and then फिर TeSe और फिर सल्फाइड. H2T, TeSe H2Se and T T में और H2S. इसलिए H2S at room temperature Gas. exists as a gas. gas. और same follows for group number 17 हाइड्राइड्स का boiling point HF, HI, HCl, HF, HB, HI HI, HBr, HCl. RCl B and C. BR, HCl. ठीक है. हाँ सर. Which of the following enzymes are used to convert starch into alcohol? हाँ maltase diester. maltase and Thymus, Alphabetical maltase, order. Zymes DMZ. DMZ हाँ diester. Diastase, maltase and zymase. DMZ. Which of the following represents the correct decreasing order of relative reactivity towards an electrophile? मतलब ESR के केस में ज्यादा रिएक्टिविटी. EDG देखने सर. EDG तो है. तो पहला अपना टोलुइन है. हाँ. टोलुइन के बाद पैरा मिथाइल टोलुइन है. हाँ वो पैरा मैक्सिमम है. नाइट्रोटोलुइन है और पैरा नाइट्रो नाइट्रोबेंजीन या 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन. पहले पैरामिथाइल, पैरामिथाइल पैरामिथाइल टोलुइन, फिर टोलुइन, फिर पैरानाइट्रो, एक नाइट्रो पैरा और फिर दो नाइट्रो. दो नाइट्रो. मतलब आंसर अभी सर ढूंढने बैठे हैं. DD ढूंढना ही पड़ेगा ना. कौन तेरे को हेल्प करेगा जन्म. DD ठीक है. तो प्लस आर इफेक्ट विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी एंड माइनस आर विल डिक्रीज द रिएक्टिविटी. नेक्स्ट, the height of HCP unit cell is given in angstrom. What is the volume of the unit cell in angstrom? RQ ऐसा कुछ है ना. 24 root 2 r cube is the volume of HCP. HCP Height कितना होता है? 6 root 3 r square ऐसा कुछ. 6 नहीं वो तो एरिया ऑफ बेस होता है. सॉरी हाइट नहीं पर 6 6r is equal to height ना. 6r ही height होगा.
नहीं नहीं सॉरी नहीं 12 आर, अरे 3 वो लेयर होते हैं ना नहीं, वैसे नहीं होता है। वैसे। सर ये किधर भी है? 12 आर ही होगा ना हाइट। 4√2/3 r होता है। एरिया हाँ ऑफ सर ये दिया किधर है? 6/3 r² होता है। नहीं ये नहीं दिया हुआ है। और एरिया ऑफ बेस जो होता है 3r², वो याद था मेरे को। कितना? 6/3 r²। हाँ 6√3 r²। और हाँ फिर वॉल्यूम ऑफ द HCP तो हाइट और एरिया मल्टीप्लाई करके आता है 24 24√2r³। r³। ये तीनों याद रख लो। हाँ वॉल्यूम का कैलकुलेशन एक्चुअली इतना डिटेल में नहीं था, बट स्टिल क्वेश्चन दिया है तो जस्ट नोट डाउन दिस। Height of HCP hexagonal close packed is 4√2/3 r. Area of base 6√3 r² और मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम 24√2 r³ आता है। ठीक है, सो वंस यू डू द कैलकुलेशन यू कैन गेट द आंसर। फर्स्ट हाइट से आपको r मिलेगा और r को जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है वॉल्यूम में। ठीक है, an acid solution has a pH 6, it is diluted 100 times, the pH of the resultant solution would be 6.95 सर। 6.95 सर, 6.95। 6.95 बहुत किए सर। तो pH equal to 6 मतलब H plus हो गया 10⁻⁻6। डाइल्यूट किया 100 टाइम्स तो H plus 10⁻⁸ आएगा। -8। तो अगर डायरेक्ट करने जाओगे तो pH equal to 8 गलत हो जाएगा, बिकॉज इन दैट केस द सोल्यूशन Water विल लेने नॉट का रिमेन है। एसिडिक। तो इसमें हम क्या करते हैं, वाटर का 10⁻⁷ भी ऐड करते हैं। तो 10⁻⁷ कॉमन लेकर we get 1.1, 1.1। or the pH is now 7 minus log 1.1, which will be just slightly less than 7, which is 6.95. सेम चीज बेस के लिए भी अप्लाई होता है। POH अगर दिया हो तो भी सेम मेथड है। Which amino acid has imidazole ring? रिंग स्ट्रक्चर किसमें है? हिस्टीडीन सर। हिस्टिडीन में। देखो मान लो आपको स्ट्रक्चर्स ना भी पता हो, एलेनाइन पता है आपको? मिथाइल है। एलेनाइन इज R equal to methyl. ल्यूसाइन आइसोब्यूटाइल। आइसोल्यूसाइन में सेकब्यूटाइल था और ल्यूसाइन में आइसोब्यूटाइल था। टाइरोसिन टाइरोसिन C6H5CH2। क्या क्या? C6H5 फिनाइल रिंग सर। फिनाइल नहीं, नहीं बेंजाइल। बेंजाइल रिंग प्लस CH3। हाँ मतलब और पैरा मिथाइल POH पैराPOH। पैरा पे मिथाइल ना। पैरा पे OH भी आता है ना शायद। OH आता है, OH OH आता है OH। हाँ पैरा OH और बेंजाइल। हाँ। और हिस्टिडीन में वो रिंग स्ट्रक्चर होता है इमिडाजोल। नाइट्रोजन वाला 5 मेंबर्ड रिंग होता है। Next, the incorrect statement concerning the structures of ABC is, पहला वाला you can see a ketone, second is an enol, and third is an enol. Incorrect. हाँ, resonance incorrect. A, B, and C, are they resonance structures? No sir. No sir. No. AB and AC are tautomers. हाँ, tautomers तो है। enol tautomerism है, yes. Tautomerism। B and C are geometrical isomers. Yes, you can No. see the हाँ, OH BC, and हाँ। methyl being Yes sir. switched. And जो geometrical isomers होते हैं, वो they are हमेशा always diastereomers। diastereomers, Okay, not the on. mirror images of each other. Yes sir। तो Yes sir। incorrect खाली A है। ध्यान रखो, keto enol are tautomers. They are also the geometrical isomers. मतलब B and C are the geometrical isomers. और जो geometrical isomers होते हैं, they are always diastereomers also. ठीक है? Yeah. Which complex compound obeys 18 electron rule? Pseudo inorganic ना तो कर देने का ना ऐड। NI के पास कितना है बैलेंस में? सबसे पहले वनेडियम, ये सब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, सब नहीं सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है। फर्स्ट एंड थर्ड सर। हाँ मतलब फर्स्ट एंड थर्ड दोनों?
नहीं नहीं कैसे काउंट करेंगे? वनेडियम इज 3d3 4s2। हाँ और फिर 10 ऐड कर 10 आए 10 आए 10 आ गए। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन नहीं फॉलो करता है। नहीं होगा। निकल में अगर सोचे तो डी होगा। होगा नहीं होगा 3d8 4s2। 8 + 12। अब यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट करना है आपको, हाँ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते हैं। 36 डी है। कॉम्प्लेक्स में अपना निकल का 3d8 होता है और CO6 से 12 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये 20 हो जाएगा। सीओ का कैसे Fe काउंट करने का? CO का डबल। अच्छा ओके। फिर Fe2+ मतलब कितना? 25 6 ना, 24 और अमोनिया 6 मतलब 12। हाँ, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। आंसर इज बी। हाँ वो 5 + 12 होगा। डी वाला ये 5 + 17 12 वाला हो जाएगा। 17। और यहाँ पे कितना आ रहा था? 3 और 10 13। ठीक है। Which of these does not contain carboxyl group? पिक्रिक एसिड। Picric Picric acid acid. is a phenolic compound, OH 2,4,6-trinitrophenol. yes Does not have the COH. TNT वाला The number of radial nodes and angular nodes for d orbital can be represented as plus L n minus L minus 1 and L ना और L d इसका orbital 2 के लिए होता क्या है। होता है? 2 नहीं 1 नहीं L2 होता है सर। S P D F 0 1 0 2 1 3 2 n minus 3 and तो 2 n-3 और L कितना हो जाएगा? 2।2 तो 2 एंगुलर नोड्स और टोटल नोड्स हो जाएगा n-1। minus 1 तो आंसर इज डी। n-3 radial nodes, 2 angular nodes and n-1 total nodes. Cerium is an important member of the lanthanides. Which of the following statement about cerium is incorrect? ए सर फर्स्ट वाला ही ना। सेट Common वाई ना। oxidation states of cerium are 3 and 4. मतलब नहीं होता है। सेट वाई CP3 नहीं +3+4 तो होता है। नहीं बराबर +3+4 +4 4 में दिखता सर है। इनकरेक्ट। Cool हाँ place सेट to वाई dance. CPTD। सीरियम, पैसियोडाइमियम, ये क्या होता है? टर्बियम या थूलियम? तो टर्बियम। टर्बियम डिस्प्रोसियम। dispersion तो +3 और +4 सीरियम में होते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज मोर स्टेबल देन +4। अब अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वैसे सब एलिमेंट्स +3 दिखाते हैं। तो ये जो +4 वाले हैं दे विल हैव द टेंडेंसी टू go to +3 in which they undergo reduction. So these all behave as good oxidizing agent. Yes or no? yes तो +3 में आने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब +3 जो है वो +4 से ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है। करेक्ट हो गया ये। ठीक है। +4 ऑक्सीडेशन ऑफ सीरियम इज नॉट नोन इन सोल्यूशन। नहीं एंड incorrect ऑप्शन डी को देखो, सीरियम 4 acts as an oxidizing agent. डी वाला तो करेक्ट है, ए भी हमने कंफर्म कर लिया। अब सी वाला जो है वही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नोन इन सॉल्यूशंस। इट इज नोन इन सॉल्यूशन, इसीलिए तो वो एग्जिस्ट करता है ना। तो हाँ ये क्या अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें सीरियम का हाँ, तो सीरियम +4 ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ वही तो बट देन थर्मोडायनामिक फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर हो जाते हैं। शायद यार ये क्या नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो +3 वाले हैं दे आर द मोर कॉमन एंड मोर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसीलिए +3 तो सब लोग +2 दिखाते वाले हैं जो है वो भी +3 में आने की कोशिश करते हैं ना, सेट वाई वाले। सेट वाई। तो +3 में आने की कोशिश क्यों करेंगे? ओनली विद द रीजन दैट दिस इज मोर स्टेबल।
ठीक है, एंड यहाँ पे वो ऑक्सीडेशन अंडरगो करते हैं, तो ये वाले +2 वाले सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं. In which of the given reactions do we find alpha beta carbonyl compounds undergoing a ring closure reactions with conjugated dienes? ये नहीं है Working नहीं है. Perkin, Claisen, Hoffman, Diels, Alder. बी लग रहा है सर. आंसर जल्दी लग डाइल्स रहा है. अल्डर रिएक्शन डाइल्स है. अल्डर. डाइल्स अल्डर रिएक्शन में क्या होता है, डाइन्स जो होते हैं ना, दे रिएक्ट विथ सम unsaturated compound. It can be an alkene, it can be a ketone, it can be a carbonyl compound. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, Join हो जाता है. carbon, this carbon, this carbon and this carbon joins to form a cyclic compound. और जैसे ही ज्वाइन होते हैं तो ये डबल सिंगल, ये भी डबल सिंगल, ये भी डबल सिंगल, और जो सिंगल होता है वो डबल हो जाता है. So this is the conversion of the conjugated diene into a cyclohexene. ये डाइल्स अल्डर का कॉन्सेप्ट है. अच्छा, बाकी रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन नहीं पता. Benzaldehyde to cinnamic. पर्किन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन. Benzaldehyde to cinnamic acid. हाँ, बेंजल्डिहाइड टू सिनेमिक, और उसका स्टेटमेंट ही उसका रिएक्शन है. क्या बोला था, एन एरोमेटिक अल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ CH3CO, वो acetic anhydride. एसिटिक अनहाइड्राइड In presence of acetic acid. in presence of salt. एक मिनट. Benzaldehyde reacts with acetic anhydride in the presence of salt of the same acid. Salt of the same acid. And here it forms C6H5CH double bond CHCOOH. यहाँ पे शॉर्टकट ये बोला था कि O और इसमें का H2 निकालो. O और अल्फा वाला H2 निकालो. ठीक है, तो यहाँ पर देखो C6H5CH, यहाँ पे बचेगा CH, COO, और ये वाला टूट जाता है. यहाँ पे हाइड्रोलाइज करने पर H और यहाँ पे OH लगा दो. यहाँ पर सिनेमिक एसिड प्लस जिसका अनहाइड्राइड है वही एसिड आपको वापस मिलेगा, एंड डिहाइड्रेशन भी होता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर. सिमिलर टू ग्लाइसिन श्रीमित ना. हाँ, सिमिलर टू ग्लाइसिन श्रीमित. कौन सा? ग्लाइसिन श्रीमित. क्लेशन स्किमित रिएक्शन. यस सर, उसके अंदर वो तो अल्डोल है ना, वो तो अल्डोल वो जैसा तो है. क्रॉस अल्डोल में आता है. अल्डोल जैसा. खाली बेंजो एनहाइड्राइड की जगह वो होता है ना. हाँ, क्या होता है? बेंजल ये एसिड अरे सॉरी, इतना क्यों सोच रहे हो? ABC रिएक्शन ना, एसिड. तो उसमें दोनों अल्डिहाइड्स और कन्वर्जन भी एक अल्डिहाइड में होता है, उसमें एसिड नहीं बनता है. इट्स बेंजल्डिहाइड प्लस एसिडल्डिहाइड गिविंग यू सिनेमल्डिहाइड. यहाँ पे सिर्फ अल्डिहाइड आ जाएगा. ठीक है, पर्किन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है. An aromatic aldehyde reacts with anhydride in the presence of salt of the same acid to give a mixture of two carboxylic acids. One is unsaturated and another is saturated. ऐसा कुछ. So that is Perkin's condensation. Next, non-breakable plastic household crockery is prepared by using formaldehyde. melamine and formaldehyde. बेकेलाइट भी होता है, बट ये मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड वाला है. नेक्स्ट, मैच द लिस्ट विथ 1 and 2. Heavy water. 3. Heavy water is D2O. Temporary hardness is due to bicarbonates. Soft water does not have any foreign ions, and permanent hardness is due to sulfates and chlorides. So 3, then 1. D. Option D. Which one of the following sequences represent the correct increasing order of bond angles in the given molecules? इसका एंगल पता है? H2O. 104 degree.
35 minutes. नाउ OF2O मतलब वाटर के जैसा ही स्ट्रक्चर होगा, वी शेप, बस ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा, ठीक है। फिर OCl2 मतलब ClOCl और ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ये अब सेंट्रल एटम क्लोरीन हो गया, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट होगा। अब क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 में से ऑक्सीजन के साथ 4 जाएगा। डबल डबल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे अपने को वेस्पर ही लगाना है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, वन विल बी अ लोन पेयर एंड अदर विल बी अ रेडिकल। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर सोचे चारों कंपाउंड्स का sp3 है विथ 2 लोन पेयर एक्सेप्ट लास्ट में जहाँ पे एक लोन पेयर और रेडिकल आ रहा है, ठीक है। अब LP-LP रिपल्शन और LP रेडिकल का रिपल्शन LP ज्यादा होगा, LP का ज्यादा होगा, LP का रिपल्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन वाले में। OF2 और CO2। दूसरा, अगर सेंट्रल एटम की सोचे तो अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करो तो ज्यादा है, सेम तो है। बॉन्ड एंगल विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ इज इट रिलेटेड? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम तो ClO2 सबसे कम रहेगा, and it is inversely proportional to electronegativity of bonded atom. Bonded atom. ठीक है, ये इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हो। तो OCl2 सबसे ज्यादा रहेगा ना सर? तो अगर उस हिसाब से देखे तो फिर OF2। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो OCl2 में क्लोरीन बॉन्डेड एटम है, तो उनके बीच में बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस ऑफ द हैलोजन एटम द बॉन्ड एंगल विल बी ग्रेटर। तो इन तीनों में कंपेयर करें तो OCl2 बाद में, फिर OF2, फिर ClO2। नहीं इन तीनों का पहले बोलो। पहले H2O, फिर OCl2, फिर OF2। वो आएगा H2O पहले फिर H2O, OCl2, फिर OF2, फिर OF2 और फिर Cl2 लीस्ट, फिर ClO2 लीस्ट। बराबर। इनफैक्ट ClO2 का एंगल सबसे हाईएस्ट है इनमें बिकॉज ऑफ द रेडिकल। अरे यार, इसका एंगल 118 डिग्री ऑब्जर्व किया गया है, बॉन्ड एंगल फॉर दिस। और इसका एक रीजन है, सुनो, these are all single bonds where the pi electron density was nowhere present in H2O, OF2 or ClO2. Here you are looking only at the super single bonds and the shortcut with respect to Vesper. ये सारे sp3 है विद 2 लोन पेयर, वो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है ना, तो डबल बॉन्ड्स में पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी आ जाएगा। तो won't that pi electron का density cause a repulsion between the two bonds? And that repulsion will be much stronger in comparison to all the other three. So the highest angle is for ClO2 chlorine dioxide, मतलब ऑप्शन A और C वैलिड हो गया, बराबर। तो उसके बाद OCl2 आ रहा है, वो तो पता ही है। उसके बाद OF2 नहीं आता है, आना चाहिए था, बट OF2 का एंगल is somewhere found to be 103 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज दोनों के ऊपर कॉन्सेप्ट है, बट दिस इज लाइक क्वाइट डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। बट इसका जस्टिफिकेशन है, ऑप्शन ए और सी आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। देखो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को आपको कंसिडर करना है। So with super single bonds, don't ignore the repulsion caused due to the pi electron density. So ClO2 has a maximum bond angle followed by OCl2. That is justified. इन दोनों में अगर हम साइज को देखें तो हाइड्रोजन जो है वो छोटा एटम है और फ्लोरीन उससे कंपैरेटिवली
बड़ा एटम बड़ा। रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो उसके बॉन्ड बहुत एंगल आएगा। को कम करेगा। तो दोनों फैक्टर्स जब लेते हैं तो इट इज फाउंड टू बी नियर अबाउट 103 डिग्री द बॉन्ड एंगल विच इज लेसर देन वाटर। तो ये लीस्ट आता है। तो ये ऑर्डर एक तरह से इफ यू रिमेम्बर इट विल बी बेटर। क्लोरीन का डाइऑक्साइड फॉलोड बाय OCl2, ये काफी बार आया भी है यहाँ। फिर वाटर एंड लास्ट में OF2। रिमेम्बर इट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट acetylene with Grignard with the loss of methane, what will be A compound? CH3 C पे Methane MgBr सर, C पे MgBr, That C is, पे it will MgBr। give you an unsaturated triple bonded वाला Grignard, हाँ, अब followed by CO2 and hydrolysis, कौन सा reaction? ये वो एसिड अरे। वाला एसिड वाला है। RMgX हाँ, plus carbon COH, dioxide। COH, So Dioxide। RMgX वाले का RCOH बनाना है। COH, उसके बाद HCSO, HgSO4 H2SO4, CHO, एसिड का एटलस हाइड्रेशन का है ये तो। कीटोन वाला मिथाइल preparation, hydration। हाइड्रेशन। Now tell me hydration में, हाँ हाँ समीर 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 अच्छा आप बताओ H प्लस और OH माइनस कैसे ऐड करेगा? C पे डबल बॉन्ड आएगा सर। कम लीड है वहाँ पे। हाँ पे OH ना, OH आएगा, CH पे जाएगा। now look at this, will it affect the addition of the water across the triple bond? हाँ, This is EWG minus I है, so it will withdraw the electron towards itself, due to which the pi electron will be migrated from this carbon to the second one, here delta plus and here delta minus। अब वाटर को ऐड करो, प्लस जाएगा माइनस के पास और माइनस जाएगा प्लस के पास, इट विल फॉर्म हाँ, तो OH आएगा। HCOH डबल बॉन्ड C पे H एंड COH, ये इनॉल बन गया आपका। हाँ, और अब ये टॉटोमराइज करेगा, तो यहाँ से ये H यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये अल्डिहाइड कंपाउंड बनाएगा, दैट इज CHO then CH2 and COOH। yes sir। तो addition across the triple bond is to always remember the effect of EWG। हाँ नहीं, मैलोनिक एसिड कब होता है? जब ये COH होता, वैसा हाँ। अच्छा ये और एक चीज, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 and if I have CF3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इवन दोनों में हमने HBr लगाया, तो फर्स्ट केस में प्रोडक्ट, फर्स्ट केस में CHBr बन जाएगा। CH3 CH पे Br BR और CH पे CH। आएगा हाँ, एस पर MR। हम्म, सेकेंड में एंटी NT-MR हो जाएगा, हाँ, though there is no peroxide but it will be EWG का इफेक्ट forced to undergo from minus NT-MR with respect to minus I। ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर आएगी, समझा? तो अब ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर भी बताया। तो ध्यान रखना जब आप एडिशन करो तो उसके ग्रुप कौन से हैं। नॉर्मली हम MR करते हैं, जस्ट कीप इन माइंड, नॉर्मली जब MR करते हैं तो हम प्लस आई को कंसिडर करते हैं बाय डिफॉल्ट। बट अगर ऐसा कोई भलता ग्रुप दिया है CF3NO2, तो HBr के साथ डायरेक्टली MR मत सोचना। हाँ ठीक है, ओके। एक सेकंड रुक जाओ सर, एक सेकंड पीछे करो ना। बस सर हो गया। which of the following is present in animals like cow, buffaloes to digest compound like cellulose, cellulase, the enzyme? cellulase,
Next, electrolysis of an acetate solution produces ethane according to the Kolbe reaction. याद है Kolbe reaction? Kolbe electrolysis, Kolbe yes sir. electrolysis. Kolbe electrolysis. 3 केसेस बताया है. ये वाला फर्स्ट केस था जहाँ पे एसिटेट गिव्स यू अल्काइन इथेन. वाला भी होता है, कीन वाला भी होता है और काइन वाला भी होता है. एनीवेज, डीकार्बोक्सिलेशन होकर यहाँ पर C2H6 मिलता है, 2CO2 एंड द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथेन is produced at 27 degree Celsius and 740 mm Hg. If a current of 0.5 ampere were passed through the solution for 7 hours and the electrode reaction is 82% efficient. हाँ तो सर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना. हाँ, moles of electron इलेक्ट्रॉन के निकालेंगे. मोल्स. That will be हाँ तो I into फिर F कंपेयर कर upon लेंगे. 96,500. 96,500 फिर मोल्स मिल गया ना. फिर कंपेयर वो मतलब रिएक्शन के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉरेस्पॉन्ड टू 1 C2H6. तो वो 0.5 फिर N मिल जाएगा और फिर PV इक्वल टू nRT. या फिर इक्विवेलेंस वाला मेथड जो मैंने बताया, ये परफेक्ट मेथड है. फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करोगे. कैसे फाइंड करते हैं? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज I into T अपॉन 96500 where T has to be in seconds. ठीक है. फिर आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करो जहां पे 2 moles of electrons gives you 1 mole of ethane. तो फिर इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो x मिले हैं हमको, उसके लिए इथेन के मोल्स कितने? आधा. Once you get the moles, you will apply PV equal to nRT. ठीक है. यहाँ पे डायरेक्टली 22.4 लीटर का वॉल्यूम नहीं यूज कर सकते. नहीं यूज कर सकते हो. 740 mm STP नहीं दिया है. STP नहीं दिया है. ठीक है. तो वो एक कॉमन मिस्टेक हो सकता है कि मोल्स मिल गया, उसके बाद 22.4 वाला रिलेशन यूज कर लो. ठीक है. क्लोज ही आएगा थोड़ा, इतना डिफरेंस. हाँ, पर फिर भी अगर आंसर्स क्लोज होते तो फिर तकलीफ हो जाता. आई डोंट नो डी ऑप्शन क्या था, ये आधा ही स्क्रीनशॉट है. अगर क्लोज होगा तो इट विल बी अ प्रॉब्लम. अच्छा, एक और मेथड आप क्या कर सकते हो, 1 फैराडे वाला इक्विवेलेंस मेथड. 1 फैराडे which is 96500 liberates or deposits इक्विवेलेंट 1 मार्जिन. gram equivalent of any substance. 1 gram equivalent of any substance. तो अगर यहाँ 1 फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम? एसटीपी पे अगर बात करूँ तो, अगर एसटीपी पे 11.2. it will be 22.4 upon the n Upon two. factor 2. 11.2. 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो 11.2 लीटर. ठीक है. तो अपना 7 hours मतलब 7 into 3600 into 0.5 एम्पियर और रिएक्शन 82% एफिशिएंट है, मतलब 0.82 भी लेना है. तो इतने कूलम्स के लिए इसका वॉल्यूम कितना होगा? ठीक है. तो ये V STP वाला वॉल्यूम दे देगा. और बाद में आप सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, PV अपॉन T को यूज करके वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो. हाँ, यस यस. समझा? मतलब P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. समझा? आइदर केस में आंसर सेम आएगा, बट ये वाला मेथड भी ध्यान रखो, 1 फैराडे वाला. इनफैक्ट फैराडेज फर्स्ट लॉ के लिए मैंने हमेशा बोला है, just start with this statement, it will be very easy to answer the question. 1 Faraday liberates or deposits 1 gram equivalent of any substance. और equivalent में हम equivalent volume या फिर moles into n factor या equivalent weight कुछ भी ले सकते हैं. So that makes it easy. ठीक है? क्या? 1 Faraday के लिए इतना वॉल्यूम होगा बिकॉज इसका n फैक्टर जो है 2 आ रहा है. क्यों 2 आ रहा है? बिकॉज यहाँ 2 फैराडे के लिए 1 मोल मिल रहा है, तो 1 फैराडे के लिए आधा हो जाएगा ना. ठीक है. उसके बाद यूनिटरी मेथड यूज करो तो 7 into 3600 into हाफ एम्पियर into 82% एफिशिएंट है, तो उतने कूलम्स के लिए कितना वॉल्यूम होगा? ये जो वॉल्यूम होगा ये डायरेक्टली STP वाला वॉल्यूम देगा. बट अब STP कंडीशन नहीं है, इसलिए इस वॉल्यूम को आपको नॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है नॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम में. इसलिए P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2.
समझा? तो 760 हाँ। प्रेशर लेंगे, 273 टेम्परेचर, और जो वॉल्यूम STP वाला आया है वो यहाँ पे रखेंगे, और V2 हम ढूंढेंगे एट द प्रेशर ऑफ 740 एंड 27 डिग्री यानी 300 केल्विन। ठीक है, हाँ वॉल्यूम भी था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। The end product of the following reaction would be, सबसे पहले identify the functional groups given. Methoxy, that is ether, ईस्टर and ईस्टर ईस्टर ester. अब हाइड्रोलाइज हाइड्रोलिसिस किया ऑफ है, ईस्टर, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस तो क्या मिलेगा? COH, उधर ये यहाँ पे COH ही देगा वो। यहाँ पे COH, हाँ और ईथर का हाइड्रोलिसिस होता है क्या? नहीं सर, ईथर के दो ही रिएक्शंस है, एक HI और एक हाइड्रोलिसिस। क्या यार, ईथर का हाइड्रोलिसिस होता है ना इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अल्कोहल, हाँ वो वाला है। सेकेंड रिएक्शन ऑफ ईथर, अल्कोहल, हाँ ROH, यहाँ पे डायोल चांदा बनेगा, से। लेकिन जेमिनल डायोल अनस्टेबल है तो इमीडिएटली पानी निकलकर साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा ना। तो यहाँ पर ईथर का और ईस्टर का दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, और उसके बाद सेकंड स्टेप में हीट दिया है, तो हीट क्या करेगा, इसको डीकार्बोक्सिलेशन करेगा और बनाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। समझा? Yes. लास्ट, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी। हाँ pH वाला सब प्राइमरी सेकेंडरी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री स्टेबिलिटी। गलत सोच रहे हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी तो process टाइप का है। गलत है। ऑक्सीजन, स्टेबिलिटी के लिए व्हाट इज द ऑर्डर यू विल ऑलवेज फॉलो? RHI. Always think about resonance first, followed by hyperconjugation and then inductive. ठीक है, तो बताओ फर्स्ट केस में RHI क्या अप्लाई हो रहा है? रेजोनेंस 1 और 3 वाले में होगा ना, वो A+ और O पे लोन पेयर होगा। A+ alternate B with a लोन पेयर या लोन माइनस, पैड ये रेजोनेंस कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ रेजोनेंस होगा। उसके अलावा कितना हाइपर कॉन्जुगेशन आएंगे? 6 6 अल्फा, और इसमें भी आएगा आपका रेजोनेंस, और इसमें 3 अल्फा है। 3 अल्फा। अल्फा, सेकेंड वाले में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और कितने? 5 5 5 5, और लास्ट वाले में 2। 2 अल्फा तो अब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका फर्स्ट वन, फर्स्ट, फिर देन थर्ड वन, 1 3 2 4 then second, and then Second, fourth. okay. This is the best way to go about the order of stability. यस। समझा? RHI फॉलो करो, पहले रेजोनेंस सोचो, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और उससे काम नहीं होता है तो लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट सोचना है। ओके सर। ठीक है।